लद्दाख के लिए जो रूट है वो हमें फाइनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो कश्मीर वाला रूट है ना जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए, वहाँ पे लगा है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, क्योंकि अमरनाथ यात्रा चल रही है और लोगों को नहीं अलो किया जा रहा है। एक टाइमिंग रखी हुई है, कहीं पे 2 बजे के बाद, कहीं पे 3 बजे के बाद, कहीं पे 4 बजे के बाद, तो वो रोक देते हैं और पूरा का पूरा दिन आपको जो है वो रेस्ट करना पड़ता है। और नेक्स्ट डे अगर बारिश होगी, लैंडस्लाइड होगी, तो वहाँ पर आपको फिर वो पूरा टाइम जो है वो वेस्ट होता है। तो अभी हमने एक न्यू रूट चूज़ किया हुआ है हमारी लद्दाख राइड के लिए। वो ना तो मनाली वाली तरफ से है, ना ही कश्मीर वाली तरफ से है। हर हर महादेव दोस्तों, सामने आप देख रहे हैं हमारी ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल बजाज सिटी 110X, जो कि एयर कूल्ड इंजन के साथ आती है, सिंगल सिलेंडर। तो रिसेंटली हमने ये बाइक जो है अभी ये परचेज़ करी हुई है। आप सब ने काफ़ी सपोर्ट करा हमारी, जो अभी हमने ब्लॉग बनाया था टेकिंग डिलीवरी ऑफ माय न्यू मोटरसाइकिल, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों के जो है वो इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे कि बाइक के प्राइसिंग के बारे में आपने कुछ नहीं बताया एंड नंबर प्लेट जो है वो कैसे मिल गई। हालांकि मैंने पिछले जो 1-2 ब्लॉग था उनमें थोड़ा सा बताया था, फिर भी मैंने सोचा कि अगर न्यू बाइक है स्पेसिफिकली तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बता देते हैं, थोड़ा इसका फीचर्स के बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में, क्योंकि ये बाइक अब हमारे साथ जो है राइड्स के दौरान रहा करेगी। जब कभी भी हम लोग बाइक पे राइड करेंगे, बाइक पे ट्रैवल करेंगे, तो जो मोटरसाइकिल हम लोग अब से लेके जाया करेंगे वो रहेगी सिटी 110X, एक्सपल्स 210 एंड डोमिनार 400 को हमने दे दी है रेस्ट। हालांकि हमने साइकिल परचेज करी थी, ये सामने आपने क्रेडियक XC900 साइकिल देख रहे हैं। इसको हमने प्लान किया हुआ था कि साइकिल राइड करेंगे लद्दाख के लिए एंड स्पीति के लिए, बट रीज़न मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने साइकिल परचेज़ कर ली उसके 1-2 दिन के बाद जो है फैमिली में एक फंक्शन आ गया, जो कि मिड ऑफ अगस्त सितंबर के बीच में जो हमको पड़ेगा। तो अगर हम लद्दाख पे स्पीति पे राइड करेंगे तो वो 2-2.5-3 महीने तो लेके चलते ही हैं, इसीलिए ऑल ऑफ सडन ये प्लान बन गया। तो मैंने सोचा कि हायर सीसी की बाइक्स तो ऑलरेडी हम लोग बहुत पिछले 5-6 सालों से ड्रिवन कर ही रहे हैं, क्यों ना एक लोअर सीसी की बाइक ली जाए, और उसके पीछे रीज़न भी है। फिलहाल के लिए हमारी क्रेडियक XC900 पे जो है वो हम लद्दाख राइड नहीं कर रहे हैं। अगर इस साल हमने 2026 में राइड करी तो वो हम लोग सिटी 110X पे ही करेंगे। अब बाइक जो है दोस्तों वो हमने अमेज़ॉन के थ्रू परचेज़ करी है। मैंने आपको कल भी बताया था कि ऑनलाइन भी आप जो है व्हीकल, चाहे कार ही क्यों ना हो, बाइक हो, चाहे कोई भी हो, 390cc, इवन ड्यूक वगैरह, हिमालयन भी जो है वो अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगी। फ्लिपकार्ट पे थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, बट अमेज़ॉन पे ईजिली मिल जाती है। बट आपको देखना पड़ेगा कि जिस एरिया पे आप रहते हैं उस पिन कोड पे आपको नियर बाय में कोई भी डीलर है या नहीं। अगर नहीं रहेगा तो आपकी जो मेन सिटी रहेगी, जैसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट कठुआ में रहते हैं, हमारे कठुआ के बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट सांबा आता है, तो वहाँ पे इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में कोई भी शोरूम जो है वो लिंक था ही नहीं अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट के साथ। तो जम्मू में 2 जो हैं वो डीलरशिप थी, NSF बजाज एंड AM बजाज करके। तो AM बजाज से हमने जो है ये बाइक परचेज़ करी है। जब कभी भी आप ऑनलाइन कोई व्हीकल परचेज़ करते हैं, हालांकि जब कभी आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो प्रोडक्ट आपको जो है वो घर पे डिलीवरी हो जाता है। अभी रिसेंटली हमने वॉशिंग मशीन भी मंगवाई थी, तो वो तो पूरा इतना बड़ा एक गाड़ी आई थी और उन्होंने घर पे ही जो है अनलोड कर दिया था। बट बाइक के टाइम पे ऐसा नहीं होता है। बाइक आपको ऐसा है कि ऑनलाइन आप बुक करेंगे, उसके बाद पेमेंट वगैरह जब आपकी हो जाती है, देन डीलरशिप से आपको एक कॉल आता है कि आपको RTO चार्जेस एंड इंश्योरेंस चार्जेस एंड जो एसेसरीज रहती हैं वो आपको अलग से पे करना पड़ता है। मतलब वो आपको एज अ डाउन पे, जैसे बाकी रहता है ना, हम लोग अगर कोई बाइक लेते हैं या फिर उस पर अगर EMI वगैरह करवाते हैं, फाइनेंस करवाते हैं, तो एक डाउन पेमेंट रहती है, ऐसा नहीं रहता है। इस पे आपको जो बाइक मिलती है, वो जो बाइक का, जैसे इसका जो एक्स शोरूम प्राइस था वो था 70,000, तो एक्स शोरूम प्राइस के ऊपर आपको जो है वही ऑनलाइन जो है वो पे करना होता है। लेकिन मैंने ऑनलाइन इसीलिए बाय करी थी क्योंकि उस पर ना क्रेडिट कार्ड वगैरह पे एंड अगर आपके पास HDFC, ICICI या फिर अमेज़ॉन एक्सिस ऐसे करके कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो आपको कैशबैक मिलते हैं, इंस्टेंट कैशबैक मिलते हैं। और वो जो है 5,500 रुपये, मतलब अगर 70,000 एक्स शोरूम प्राइस है तो अगर आपके पास अच्छा वाला क्रेडिट कार्ड है तो आपको वो पड़ जाएगी 65,000 समथिंग की। अगर क्रेडिट कार्ड पे आप उसको EMI भी कन्वर्ट करवाते हैं, मल्टीपल EMIs रहती हैं, एक नो कॉस्ट EMI रहती है और एक जो है वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लगता है 14-15-16% के करीब। तो उसके फ़ायदे रहते हैं कि EMI पे आपको एकदम से सारे पैसे नहीं देने होते हैं। साथ ही में जो RC आती है ना, रजिस्ट्रेशन जो कॉपी रहती है आपकी,
उसके ऊपर हाइपोथेटिकेशन नहीं आती है, हाइपो कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको जो आरसी आएगी वो एकदम क्लियर आएगी कि फुल फाइनेंस फुल कैश ही हुई है। तो ये भी एक फ़ायदा रहता है आपको, बस जो है इंश्योरेंस एंड आरटीओ नेसेसरीज़ के वही पैसे पे करने होते हैं। तो सब काम जो है हमारा वो कॉन्टैक्ट हमको डीलरशिप AM बजाज वालों ने, विक्रम जी थे वहाँ पे, मैंने आपको कल के ब्लॉग में दिखाया था, उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, उनको मैंने यहाँ से पेमेंट करी, डिजिटल जो है वो साइन करे, उन्होंने व्हाट्सएप पे जो है वो कंफर्मेशन ली एंड बाइक हमारी बुक होगी और बाइक में जो है वो नंबर प्लेट भी लगी। जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो आपको टेम्परेरी नंबर जैसा कुछ भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी स्टेट हैं, कहीं पे 30 दिन का टेम्परेरी नंबर मिलता है, कहीं पे 6 महीने का टेम्परेरी नंबर मिलता है। पर JNK में अगर आपको बाइक, व्हीकल, कार कुछ भी परचेज करना है तो डीलरशिप से बाहर गाड़ी तभी निकलेगी जब बाइक आपकी में जो है वो नंबर प्लेट लग चुकी होगी। 18,000 समथिंग जो है वो हमने पे करा था एक्स्ट्रा इंस्टेंट, वो तो एकदम से आपको पे करना ही पड़ेगा। वो था इंश्योरेंस चार्जेस, RTO चार्जेस और हमारे एसेसरीज़ के। एसेसरीज़ में मैं बता देता हूँ एसेसरीज़ में क्या क्या रहता है। वैसे तो बाइक एज इट इज़ ही रहेगी, मिरर वगैरह आपको मिलते हैं, लेकिन ये जो साइड पे आपको 2 सैरी गार्ड वगैरह दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी सैरी गार्ड है। हालांकि 2-2.5 हज़ार एसेसरीज़ के नाम पे जो लिए गए हैं वो मुझे पहले थोड़े एक्स्ट्रा लग रहे थे, बट फिर मैंने देखा कि साथ में जो है वो एक हेलमेट भी मिल रही है और जो है रेन कवर भी मिला, सीट कवर भी मिले, लेकिन सीट कवर जो है वो मुझे अच्छे लगे नहीं तो वो मैं लगाऊंगा नहीं, लेकिन रेन कवर और हेलमेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं। तो RTO के जो चार्जेस पड़े थे एंड इंश्योरेंस के जो चार्जेस पड़े थे वो हमें पड़े थे 7100, 7,100 रुपया जो है वो इंश्योरेंस चार्जेस पड़े थे। इंश्योरेंस कैसे रहता है आजकल कि आपको 5 साल का इंश्योरेंस करवाना होता है, मतलब वो मैंडेटरी है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, वो मैंडेटरी है, वो आपको करवाना ही करवाना पड़ेगा न्यू व्हीकल पे खासकर, जिसमें से 5 साल में जो 4 साल का इंश्योरेंस है वो आपका थर्ड पार्टी रहता है एंड स्टार्टिंग का जो पहले साल का इंश्योरेंस है वो कॉम्प्रीहेंसिव रहता है। कॉम्प्रीहेंसिव में क्या रहता है कि आपका थर्ड पार्टी में क्या रहता है, थर्ड पार्टी में कि अगर आपकी व्हीकल से आप किसी और की व्हीकल को या इंसान को डैमेज कर देते हैं तो थर्ड पार्टी पे वही कवर रहता है, लेकिन अगर आपको या आपकी व्हीकल को कोई डैमेज हो जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रीहेंसिव से ही रहता है। तो अगर आप लोग कोई भी इंश्योरेंस ले रहे हैं तो वो कॉम्प्रीहेंसिव वाला ही लेना चाहिए। तो 7,100 का हमारा हुआ था, ये ICICI लोम्बार्ड से हमने जो है वो इंश्योरेंस करवाया था एंड हर साल अब जो है हमें कॉम्प्लीमेंट्री जो कॉम्प्रीहेंसिव वाला इंश्योरेंस है वो रीन्यू करवाते रहना पड़ेगा एंड 5 साल का जो है वो हमारा थर्ड पार्टी का हो रखा है। और जो RTO के चार्जेस पड़े हैं दोस्तों, RTO के चार्जेस थोड़े से चुपते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लगते हैं। 8,600 रुपीज़, 8,000 प्लस 8,000 प्लस रुपए हमें लगे हैं RTO के। और इस पे और वो भी ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए है, लिमिटेड सालों के लिए रहता है, 10-15 साल के लिए। उसके बाद वापस से आपको जो है वो RTO की फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। और RTO में क्या मतलब, कोई रोड टैक्स नहीं, कोई टोल टैक्स नहीं, कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ जो नंबर प्लेट है, जो IND वाली नंबर प्लेट आती है, उस नंबर प्लेट को लगाने के लिए आपको 8-9 हज़ार रुपया पे करना पड़ेगा। ये तो कुछ भी नहीं है। जब हमने XUV एंड थार ली थी, इनका तो हमें 78,000, मतलब गाड़ी ली है और जो RTO के नंबर प्लेट लगाने के चार्जेस पड़े थे वो 78,000, 80,000 के करीब करीब पड़ा था। इतना ज़्यादा महंगा पड़ता है आजकल। टैक्स तो भाई साहब बहुत सारा लिया जा रहा है। इसके अलावा हमें जो है अब ये E20 वाला पेट्रोल है, मतलब इस पर E20 का साइन लगा हुआ है। हालांकि अब जो है वो E85 और E100 वाली फ्लेक्सी इंजन वाली जो है वो भी बाइक्स आ गई हैं। हर बार हम लोग जो पेट्रोल डलवाएंगे तब भी हमें जो है उस पर भी टैक्स देना होता है, जिसपे CGST और SGST, स्टेट का और सेंट्रल का अलग से टैक्स लगता है। वो पेट्रोल के जो प्राइस रहते हैं ना, जैसे अभी 104 रुपये समथिंग चल रहा है, तो वो उसके अंदर इंक्लूडेड ही रहता है। पेट्रोल प्राइसेस तो बहुत कम है, लेकिन जो टैक्स वगैरह लग के ये बढ़ जाता है वो भी हमें देना है। उसके बाद काफ़ी सारे एक्सप्रेस वे हैं जहाँ पे कि बाइक्स अलाउड नहीं होती है, और काफ़ी सारे एक्सप्रेस वे हैं जहाँ पे कि बाइक अलाउड होती है, तो वहाँ पे बाइक का जो है वो टोल भी लगता है, टोल फीस आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा बाइक का जो है आजकल अलग अलग जगहों पे, आप उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर के रीजन्स में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है वो देना पड़ता है साडा, एक ग्रीन टैक्स करके रहता है, ग्रीन टैक्स टोल बैरियर, जिस पे आपको 100-200 रुपीज़ मोटरसाइकिल के वो पे करने होते हैं। इतना सारा टैक्स लिया जा रहा है। और सहूलतें, चलो कोई बात नहीं, ये अलग मुद्दा है, इस पे चल रही हैं बातें, देखो क्या ही होता है। ये देखिए इस पे लिखा हुआ है E20। E20 का मतलब है कि गन्ने का जूस, गन्ने को लेके शुगर केन को ब्लेंड किया जाता है, उसमें बहुत सारा पानी लगता है उसको ब्लेंड करने में, और फिर जो है वो पेट्रोल में मिक्स होता है और वही आपको दिया जा रहा है। आजकल तो ऐसा ही चल रहा है और ये बढ़ाते जा रहे हैं। कोई ऐसा पता नहीं है कुछ कि E20 ही है।
आप ना एक काम करिएगा, कभी भी ना पेट्रोल लीजिएगा, उसको एक जो बिस्लरी वगैरह की बोतल रहती है उसमें डालिएगा। आपको दिख जाएगा कि आपका जो पेट्रोल है उसके अंदर बहुत हाई वाली जो है वो मिक्सिंग हो रही है। और XP 95 एंड XP 100 करके एक पेट्रोल आता था जिसका प्राइस जो था वो 160 पर लीटर के करीब चला गया था। बट अब मैक्सिमम पेट्रोल पंप पे जो है वो XP 100 XP 95 वाला वो है ही नहीं, वो मिल ही नहीं रहा है। आपको E20 ही लेना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग जो है ना वो डोमिनार चलाते हैं अब, ना हम लोग जो हैं वो हमारी एक्सपल्स चला रहे हैं। और वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं कि जो बजाज है ना, बजाज डोमिनार 400, बजाज NS 400, एक ना रूल आया था अभी रिसेंटली कि 350 सीसी के अबव कोई भी मोटरसाइकिल होगी उस पर 40% टैक्स लगेगा। मतलब कि जो RTO के चार्जेस रहेंगे, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो हमको जो डोमिनार के उस टाइम पे चार्जेस पड़े थे वो पड़े थे 26,000 RTO टैक्स, जो RTO चार्जेस थे, और उस पर अभी 40% और देना था। बजाज ने क्या किया ना कि उसकी जो NS 400 एंड डोमिनार 400 जो मोटरसाइकिल थी उनके इंजन जो है पहले 373 सीसी एंड 400 सीसी करके आते थे, तो बजाज ने उनके सीसी कम कर दिया, मतलब 350 के नीचे 349.5 करके ऐसे कर दिया हुआ है। तो थोड़े चालाकी करी हुई है क्योंकि बचना है कंपनीज को ना, वो इतने सारे चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं और क्या ही हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। और इसके अलावा ये तो प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब हम लोग कोई हायर सीसी की बाइक ले रहे हैं, जैसे टूरिंग बाइक ले रहे हैं, डोमिनार थी या एक्सपल्स थी, तो इनमें ना एक प्रॉब्लम आ रही है। वो आ रही है कि E20 पेट्रोल जब से मैं डलवा रहा हूँ ना, बाइक के अंदर रस्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है। बाइक का जो इंजन है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जो इसका फ्यूल पंप है, आप देखेंगे कोई भी E20 वाली कंप्लायंस वाली जो मोटरसाइकिल है उसके अंदर, सबके अंदर फ्यूल पंप आता है। इवन इस CT 110X के अंदर भी जो है वो फ्यूल पंप लगा हुआ है। फ्यूल पंप कैसे पता लगेगा? बाइक को जैसे ही ऑन करेंगे ना, चाबी या इग्निशन आपका जो स्विच रहता है वो ऑन करेंगे, आप देखना एक साउंड आती है। और फ्यूल पंप का यही काम है कि वो जो गन्ने का आपका रस बीच में डाला जा रहा है उसको थोड़ा सा प्यूरीफाई कर रहा है। लेकिन डोमिनार में तो था ही नहीं। XUV में भी जो है वो फ्यूल पंप नहीं आता है, लेकिन पेट्रोल जो है वो गन्ने के जूस वाला वही हम लोग बीच में डाल रहे हैं, तो इंजन को हो रही है प्रॉब्लम। इसको भी मैं बहुत ज़्यादा कम चलाता हूँ। आप देखिएगा जितनी भी 2020-22 से पहले की मोटरसाइकिल आप लोग यूज़ कर रहे होंगे, आपकी बाइक पक्का ओवरटेकिंग के टाइम पे मिसिंग मारती होगी, और वो बहुत ज़्यादा समटाइम्स ना घातक हो जाता है। मैंने बहुत बार ये चीज़ सफ़र करी, बहुत सारे ब्लॉग्स भी बनाए, ट्विटर X पे भी जो है उस पर भी मैंने ट्वीट किया हुआ था, लेकिन कुछ हो तो रहा नहीं। इतने सारे बड़े बड़े दिग्गज लोग जो हैं उन्होंने कंप्लेनें कर रखी हैं, कुछ हो नहीं रहा है। और इसके अलावा जो डोमिनार था वो मैंने इसीलिए बाय किया हुआ था, इसीलिए अपने पास रखा हुआ था क्योंकि मैं रहता था दिल्ली में, दिल्ली से जम्मू, जम्मू से दिल्ली, और लॉन्ग राइड्स रहती थी 500 600 700 800 ऐसे किलोमीटर करके। तो वो स्पेसिफिकली उसके लिए वो बहुत ज़्यादा काम आती थी। दिल्ली से जम्मू जो है वो मैं 7 साढ़े 7 घंटे में आ जाता था। तो अभी हम जो हैं वो कर रहे हैं ट्रैवल, और ट्रैवल में मोस्टली हम लोग 50 60 100 किलोमीटर इतना ही चलते हैं एक दिन में, क्योंकि ब्लॉग भी करना होता है और ट्रैवल भी करना होता है। तो डोमिनार का कोई यूज़ तो ऐसा हो नहीं रहा था, इतना ज़्यादा लंबी लंबी कोई राइड करनी नहीं होती थी। इसके अलावा जो पेट्रोल वाली दिक्कत थी वो अलग, जो टैंक के अंदर रस्टिंग हो रही है वो अलग, थ्रॉटल बॉडी क्लीन करवा के थक गया मैं, O2 सेंसर क्लीन करवा के थक गया, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि अभी के लिए जो है वो एक लोअर सीसी की बाइक ही लेते हैं, जो कि हमारे अभी के हालात के हिसाब से और अभी की जो हमारी नीड्स हैं, जो भी काम हमने करना है उसके हिसाब से एक छोटी सीसी की जो है वो बाइक ही ली जाए। इसीलिए हमने CT 110X ली हुई थी। लेकिन पेट्रोल से मैं दुखी इतना था कि मैंने सोचा बाइक चलानी नहीं है, पेट्रोल डलवाना ही नहीं है, हम साइकिल पे ही जाएंगे। लेकिन वो साइकिल वाला प्लान जो है वो थोड़े से टाइम के लिए पोस्टपोन हुआ है, लेकिन है साइकिल पे जाएंगे ज़रूर। CT 110X जो है वो और भी बहुत सारे कामों में, घर पे भी फैमिली जो है वो भी राइड कर देगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा हैवी तो है ही नहीं, कितना ही वेट है इसका। चलिए आपको CT 110X के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। 100 सीसी की एक लोअर सेगमेंट की हमने मोटरसाइकिल ले ली हुई है। बाइक का जो इंजन है वो छोटा है, बट बाइक की जो फ़ायदे हैं वो बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा मैं आपको बता दूं कि चाहे डोमिनार था चाहे एक्सपल्स था, उन दोनों में ही बाइक जो है वो डबल स्टैंड के साथ नहीं आती थी। आप देखिए ये बाइक में जो है ये डबल स्टैंड लगा हुआ है। इसके अलावा अगर आप इसका चेन सेट देखेंगे तो वो पूरा का पूरा कवर है। चेन को अगर ऑयलिंग वगैरह करनी है तो ये यहाँ पे एक रबड़ है, इसको बस उतारना है, ऑयलिंग कर सकते हैं। टाइट वगैरह जो है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके लिए थोड़े से जो है वो औजार चाहिए होते हैं, ये सब हमें आ जाता है, नॉर्मल सा काम है। बाइक के जो टायर हैं वो दोनों के दोनों ट्यूब वाले टायर हैं, ये एक प्रॉब्लम है, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन बाइक में दोनों तरफ जो है, पीछे भी आगे भी, कोई भी डिस्क ब्रेक नहीं है, ड्रम ब्रेक ही लगी हुई है। तो ड्रम ब्रेक के कुछ फ़ायदे भी रहते हैं।
नुकसान भी रहते हैं, लेकिन डिस्क वाले का थोड़ा कंट्रोल जो है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लेकिन एक 100 सीसी की मोटरसाइकिल को ड्रिवन करना है तो कितना ही हम लोग तेज़ चलेंगे, वही 45, 50, 60, 65 इतना ही चलेंगे, तभी तो बाइक जो है वो माइलेज देगी। बाइक की जो माइलेज है वो 70+, 1 लीटर पेट्रोल में 70+ बाइक चली जाएगी जी। बाइक का जो पेट्रोल टैंक है दोस्तों वो है 11 लीटर का, लेकिन ऐसा लग रहा होगा ना कि 11 लीटर का पेट्रोल टैंक जो है वो कम है। 70+ KMPL के हिसाब से आप देखिए ना, मतलब ये 700, 800 किलोमीटर तक, लगभग 800 किलोमीटर तक एक बार टैंक में बाइक चली जाएगी। और क्या चाहिए। डोमिनार हमारी जाती थी हार्डली 420, 430 के करीब, एक्सपल्स चली जाती थी 550 के करीब चली जाती थी, लेकिन ये 800 के करीब। तो लद्दाख जैसी जगह पे दूर दूर, चाहे हम सियाचिन चले जाएं, चाहे हम लोग जो है हानले से ऊपर डैम चौक तक चले जाएं, काफ़ी सारे लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन हम लोग वो सारा एरिया घूमे हुए हैं। तो पेट्रोल की वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। न्योमा में एक पेट्रोल पंप खुला हुआ है, लेकिन वहाँ पे कभी कभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल होता है, कभी नहीं होता है, तो प्रॉब्लम आती है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन हमें एक प्रॉब्लम आएगी CT110X पे, वो ठीक करवानी पड़ेगी। अभी मैं थोड़ा सा उस पर कन्फ्यूज़न में हूँ कि रिस्क ले लूँ कि ना लूँ। वो ये है कि दोस्तों इसके जो टायर्स हैं ना, दोनों वो ट्यूब वाले टायर आते हैं। हालांकि अगर आप ध्यान देंगे तो जो टायर की ग्रिप है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब प्रॉपर ऑफ रोड। ये बाइक जो है ना, ये ऑफ रोड वाली बाइक है और लाइट वेट है। मिनी ADV बोल सकते हैं, एडवेंचर बाइक इसको बोल सकते हैं। हालांकि CC जो है वो थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी फ़ायदा, अगर आपको बाइक चलाने आती है अच्छे, तो हमने बहुत बाइक चलाई है भाई साहब। 220 3-4 रखे हुए थे, हर एक को 1-1 लाख किलोमीटर चला के हमने जो है वो सेल आउट किया हुआ था। डोमिनार को कितना चलाया, एक्सपल्स को कितना चलाया, तो अभी ठीक है। मतलब CT110X थोड़ा टाइम जो है वो छोटे CC की बाइक जो है वो भी चला के देख लेते हैं। ये भी तो कितने सारे लोगों का सपना होता होगा ना, और मज़ा आएगा, शायद से कुछ नया एक एक्सपीरियंस होगा, पता चलेगा। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जहाँ से आपकी बड़ी बड़ी बाइक्स BMW, हिमालयन, ये डोमिनार, ये सब बाइक्स फंस जाती है ना, वहाँ पे लाइट CC की जो लाइट बाइक रहेगी, हैवी नहीं होगी, लोअर CC की बाइक होगी। अगर राइडर जो है वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो वो वहाँ से निकाल लेगा। और मैं बात कर रहा हूँ ऑफ रोड टेरेन्स की, और जो बीच में जो है वाटर क्रॉसिंग आती है वहाँ पे, ये आपको दिखाएंगे आने वाले टाइम पे। ज़बरदस्त एडवेंचर करने वाले हैं हम लोग। बाकी बाइक की लुक तो बहुत ही अच्छी लग रही है। एक तो ये बाइक बोली जा रहा हूँ, इसका दोस्तों कुछ ना नामकरण करना पड़ेगा। उसका हमने बुग्गा नाम रखा हुआ था, डोमिनार का हमने नगीनी रखा हुआ था, इसका नाम हमने रखा हुआ है नटीरी। नटीरी पता कौन है नटीरी? अगर आपने एक ना हॉलीवुड मूवी है अवतार करके, जिसके 2 पार्ट आए हैं, जहाँ पे वो की स्पेस में चले जाते हैं, वहाँ पे एक पूरा का पूरा कम्युनिटी रहती है। तो उस पर वो जो जेक की वाइफ होती है उसका नाम होता है नटीरी, और नटीरी बहुत ख़तरनाक होती है। तो मैंने इसका नाम रख दिया हुआ है नटीरी, क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ का ना ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता है कि ये गाड़ी, या फिर ये गाय, या फिर वो इंसान, या फिर ये ऐसे नाम होने चाहिए सबके। तो CT110X का कोई एक हमें नाम रखना है अच्छा सा, तो आप लोग सजेस्ट करिएगा कि इसका हम लोग क्या नाम रखें, क्योंकि बार बार इसको जो हम लोग बाइक करके तो नहीं बुलाएंगे। पीछे वाली तरफ भी जो है वो शॉकर लगे हुए हैं, आगे वाली तरफ भी जो है वो शॉकर लगे हुए हैं। और ब्रेक अगर टाइट करने आपको आती है तो यहाँ से ब्रेक जो है, ये वाले नट आप इनको दबाएंगे तो ये टाइट हो जाएगी, यहाँ से करेंगे तो ये लूज़ हो जाएगी। ये रही बाइक की जो है फ्रंट लुक। हेडलाइट जो है इसमें ऊपर वाली तरफ जो है वो LED भी लगी हुई है, ये बहुत अच्छी ग्रिप दी हुई है। इस पर आप लोग, अगर आपकी बाइक कभी कहीं फंस जाती है, इसके अंदर रस्सी डालिए यहाँ से और यहाँ से, और बाइक को आप ऐसे करके खींच सकते हैं। इसके अलावा हैंडल के पास में ये वाला पोर्शन देखिए, ये जब जो कोई ऑफ रोड करता है उनको पता होगा ये कितने ज़्यादा काम की चीज़ है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे CT110X में लगी, जो कि पहले वाली CT110X थी उसमें नहीं आती थी, वो है दोस्तों ये चार्जिंग सॉकेट ट्रैवलर की बाइक में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये चार्जिंग सॉकेट नहीं होता तो मुझे अलग से आफ्टर मार्केट जो है वो लगाना पड़ता, और फिर जो है वायरिंग के साथ थोड़ा सा, क्योंकि हर बार हर जगह कपलर टू कपलर फिटिंग नहीं होती है तो प्रॉब्लम होती। लेकिन ये भाई साहब, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली जब मुझे पता लगा कि CT110X में भी, ये मुझे पता ही नहीं था, ये तो मैंने वहाँ पर जाके चेक किया। मैं भैया को बोला, भैया इसमें तो चार्जिंग सॉकेट आ गया, खुश हो गया मैं। इसके अलावा पीछे वाली तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बैक जो यहाँ पे बैक रेस्ट तो है छोटा सा, इस पर आप लोग जो है ग्रिप लगा सकते हैं अगर आपके पीछे कोई बैठ रहा है। हालांकि अपन ठहरे छड़े, हमारे पीछे तो कोई बैठता नहीं है, हमारे पीछे तो बैग ही होता है हमारा इतना बड़ा। एक रक्सैक, हमने न्यू वाला रक्सैक लिया हुआ है ट्रैवॉक का वापस से, और यहाँ पे आएगा हमारा बैग।
यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में ये और कुछ सामान है तो यहाँ पे वो रख सकते हैं। स्पोर्ट अच्छा है, इस पर बताया हुआ है कि आप लगभग जो है 8-10 kg के करीब वेट संभाल लेता है, लेकिन उससे ज़्यादा ही होता है। और सीट देखिए आप, कितनी बड़ी सीट है यार, 1 2 3 4 5 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन 5 में को जो है वो यहाँ पे बैठना पड़ेगा। लेकिन बैठने नहीं चाहिए, बैठने सिर्फ 2 ही चाहिए। लेकिन अगर फैमिली कोई है और उनके साथ पीछे जो है वाइफ, आगे हस्बैंड, तो बच्चा अगर यहाँ बैठ रहा है तो वो यहाँ पे ऐसे करके पकड़ सकता है। बच्चों को पकड़ना होता है, अदरवाइज बच्चे जो हैं वो उनका मन रहता है कि कब हम लोग रेस दें, तो यहाँ पे उनके हाथ आ जाएंगे। टैंक पे हमें जो है वो लेमिनेशन करवानी पड़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर जो है दोस्तों वो बहुत सारे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, और हम लोग वैसे भी घूमते फिरते रहते हैं तो स्क्रैचेस वाला इशू रहता है। बाकी बाइक पे जो है सैडल बैग्स लगवाने। हाँ, टायर्स की बात कर देता हूँ दोस्तों मैं आपसे कि टायर की क्या प्रॉब्लम आएगी ना, कि काफ़ी सारे ऐसे रिमोट एरियाज़ रहते हैं जहाँ पे कि अगर आपके ट्यूब वाले टायर्स हैं और वो अगर हो गए पंक्चर, भाई साहब बहुत बुरी हालत होती है। हालांकि मुझे जो है वो इसको, क्योंकि इसमें डिस्क वगैरह तो है नहीं, तो डिस्क वाला जो टायर रहता है ना उसको ओपन करने में कुछ प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसमें ड्रम ब्रेक है, आराम से लगा सकते हैं। लेकिन पिछले वाले टायर को लगाने में ना फिर वो चैन थोड़ी सी फिट बैठती नहीं है, ब्रेक पैड थोड़े से रहते हैं, प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब ना ऐसे अगर आप टायर आपका पंक्चर हो जाए, और साइकिल में पंक्चर लगाना, इसको हमने जो है लद्दाख में 2 बार इसके पंक्चर लगाए थे। पता है क्या आपको, हम लोग ये वाली साइकिल को लेके, हीरो एटलस, इसका नाम हमने रखा हुआ था पुष्पा, इसको लेके हमने उमलिंगला पास चढ़ा हुआ है। जो लोग हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, जो दूसरा चैनल है हमारा द डोगरा राइडर, उस पर आपने देखा होगा हमने इस साइकिल पे उमलिंगला पास करा था। तो इसका पंक्चर लगाना बहुत ज़्यादा आसान था, लेकिन बाइक का प्रॉब्लम आएगी। अच्छा है मोटरसाइकिल, अच्छा है, छोटा है, हाँ, मगर उनसे छोटा है। तो उसको तो आप लोगों ने स्टार्ट ही नहीं किया इतना, 6-6 महीने, तो वो 6-7 महीने खड़ा रहा, उसको स्टार्ट नहीं किया, उसका बैटरी भी डाउन हो गया सब। हम नहीं थे ना। भैया कह रहे हैं कि डोमिनार अच्छा था, ये छोटा है लेकिन अच्छा है, ठीक है। तो टायर्स की बात कर रहे थे दोस्तों, तो मैं ये प्लान कर रहा हूँ, ये मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस बाइक के जो हैं वो दोनों के दोनों टायर्स वो चेंज करवा लूँ। और इनमें जो है, क्योंकि अलॉयज़ लगे हुए हैं बाइक में, तो ट्यूबलेस टायर जो हैं वो कर लेते हैं बाइक पे। तो मैं कल जो है MRF के पास गया हुआ था एंड सीएट वाली कंपनी के पास गया हुआ था, तो वो एक्सचेंज करके जो है वो टायर्स लेते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला है कि 400 रुपये लगेगा, मतलब पर टायर जो है 400 रुपीज़ लेस हो जाएंगे। तो फिर भी जो है वो 3200 रुपीज़, 3000-4000 के करीब जो है हमें टायर्स पड़ेंगे। तो वही मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि इनकी ग्रिप जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, बट शायद से मैं जो है वो टायर्स चेंज करवा लूँगा। ये देखिए कितनी मोटी मोटी ग्रिप है, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ वापस से यूरो ग्रिप के ही मुझे जो है वो ट्यूबलेस टायर्स मिल जाए, क्योंकि अलॉय देखिए आप लगे हुए हैं तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। बस यहाँ से ये वाली जो नोजल है यही चेंज होती है और लग जाते हैं टायर। बाकी देखते हैं आजकल में डिसाइड हो जाएगा। बाइक पे ना 1-2 जगह पे स्क्रैचेस से, कुछ स्क्रैचेस यहाँ है, एक स्क्रैच ये यहाँ पे है और यहाँ पे स्क्रैचेस लगे हुए हैं। ये वाले स्क्रैचेस पता कैसे लगते हैं, जब बाइक आपकी आती है ना, हैंडलिंग जो होती है, क्योंकि फैक्ट्री से लेके जहाँ पे बाइक मैन्युफैक्चर हो रही है वहाँ से लेके डीलरशिप के पास आने तक गाड़ी, बाइक जो है वो 2-3 गाड़ियों में लोडिंग अनलोडिंग ऐसे होता है। तो वहाँ पे ये वाले स्क्रैचेस लगे हुए थे, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और बाइक में जो है यहाँ पे ये लेग गार्ड भी लगा हुआ है, जिसके ऊपर ये मोटी मोटी ग्रिप्स लगी हुई है। यहाँ पे अपन रखेंगे हमारे पाँव, कभी कभार जब थक जाएंगे। ब्रेक्स के ऊपर आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली जो है ये रबड़ दी हुई है, इससे आपका पाँव जो है वो स्लिप नहीं होता है। और यहाँ पे जो इसके फुट रेस्ट है उन पे भी रबड़ है, इनसे भी जो है आप बीच बीच में कभी कभार सैडलिंग कर सकते हैं। सैडलिंग मतलब जब कभी थक जाएं तो थोड़ी देर के लिए खड़े हो सकते हैं ऑफ रोड वगैरह के लिए, तो वो हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा जो गियर के लिए 4 गियर, इसमें दोस्तों जो है वो 4 गियर है, और दोनों के दोनों जो गियर लीवर है इनके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी रबड़ की जो है वो ग्रिप दी हुई है। इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे ये देखिए आप, यहाँ पे भी कवर दिया हुआ है और इस वाली तरफ भी जो है वो यहाँ पे कवर दिया हुआ है। भैया की बीवी भाग गई भैया की बीवी बाकी है, भैया आए अभी काम से वापस, कह रहे हैं मेरी बीवी नहीं मिल रही, बीवी भाग गया। तो मैंने बताया यहाँ पे आगे दुकान पे गए हुए हैं वो, क्योंकि अमरनाथ यात्रा चल रही है ना, तो बनिहाल वाली तरफ, उधमपुर वाली तरफ और आगे जो काजीकुंड वाली तरफ जहाँ पे जितनी भी ये टनल्स वगैरह आ रही हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं। सीआरपीएफ द्वारा, पुलिस के द्वारा नाके लगे हुए हैं। रात को तो आपको बिल्कुल भी चलने नहीं दिया जाएगा, चाहे आप यात्री हैं या फिर चाहे आप जो हैं अगर अमरनाथ यात्रा कर रहे हैं तब भी, और अगर आप टूरिस्ट हैं कश्मीर वगैरह जा रहे हैं तब भी। सिक्योरिटी रीज़न के चलते एक स्पेसिफिक टाइम है, उसके बाद आपको अलो नहीं किया जाता, कहीं पे 2:30 बजे के बाद, कहीं पे 3 बजे के बाद, कहीं पे 4 बजे के बाद, और रात को तो आप भूल ही जाओ। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला रूट रहने देते हैं, क्योंकि पिछली बार हम लोग गए थे जब अमरनाथ यात्रा में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और अगर लैंडस्लाइड होगी, बारिश होगी तब भी पूरा का
पूरा दिन जो है वो वेस्ट चला जाता है। और मैं सोच रहा हूँ कि मनाली वाली तरफ से अगर जाऊँ, क्योंकि हमारे जम्मू से हमको जो है कश्मीर से थोड़ा पास पड़ता है लद्दाख, लेकिन मनाली वाली तरफ से अगर जाएँ तो पहले 500 किलोमीटर यहाँ से मनाली जाना पड़ेगा, उसके बाद 400 आगे। तो 2-3 जो है वो और रूट भी हैं, एक किश्तवाड़ वाली तरफ से भी जाता है और एक हमारा जो फेवरेट रूट है वो है चंबा से होते हुए, चंबा से नहीं साच पास होते हुए, जिससे आप लोग यहाँ से जाएंगे पठानकोट, पठानकोट से चंबा वाला रूट लेंगे, देन साच पास, देन उसके बाद किलाड़ आएगा, किलाड़ से केलोंग आएगा, केलोंग से आप जो है फिर लेह मनाली हाईवे पे पहुँच जाएंगे। तो शायद से हम लोग वो वाला रूट लें, विद इन 1 to 2 डे आपको वो पता चल जाएगा। CT 110 का प्लान तो ऑल ऑफ सडन ही बन गया। मूड तो प्लानिंग हमारी जो थी वो पूरी की पूरी साइकिल पे जाने की थी, हमने सारा सामान वगैरह सब कुछ मंगा लिया हुआ, फुल प्रेपरेशन थी। आखिर मुझे ना ऐसा लगता है कि जो होता है कभी कभार शायद अच्छे के लिए होता है, इस बार नहीं तो अगली बार सही। और लद्दाख नहीं तो क्या हुआ, हिमाचल वाली तरफ हम लोग अगर जैसे ही मानसून हमारा ख़त्म हो जाता है उसके बाद नीचे वाली तरफ भी तो जाना हो सकता है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये वाली जो राइड है वो हम लोग साइकिल पे ही करें। वो शादी वगैरह जो हमारे घर पे फंक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा जब, उसके बाद मैं निकलूँगा एक और हमारी बहुत ही ज़बरदस्त राइड पे, बट उस पर जो है अभी 3-4 महीने का टाइम है। तो आज के ब्लॉग के लिए दोस्तों इतना ही। ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, कुछ ना कुछ कमेंट करके वीडियो में क्या अच्छा लगा या फिर क्या बुरा लगा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली न्यू राइड में। हर हर महादेव।